नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों अपन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में अपन को किसने बताया, ठीक है। कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, सारी चीजें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, बात है 1902 की। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर जी प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले है ब्लड के बारे में एक ग्रुपिंग दी, जिस ग्रुपिंग को बोलते हैं एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ काम में क्यों लिया उन्होंने एबीओ ग्रुपिंग, इसको क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल से, तो आप पूरा समझ पाओगे कि एबीओ ग्रुपिंग का क्या कारण था। आपको ध्यान रखना है 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले है वो ब्लड के बारे में एबीओ ग्रुपिंग दी, यानी ये ब्लड ग्रुप दिया कि सबसे पहले सबका ब्लड ग्रुप अलग क्यों होता है, क्या कारण बताया उन्होंने। तो इस आधार पर देखते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैं अगर प्रैक्टिकल के हिसाब से बात करूं तो 100 लोगों का मान लो उन्होंने सैंपल लिया, ठीक है। 100 लोगों के ब्लड का सैंपल लिया, लेकिन उन्होंने जांच की तो देखा कि जो ब्लड के अंदर आरबीसी, जो पिछले की अपन 2 क्लासों में आरबीसी वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि आरबीसी की जो सतह होती है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। उस एंटीजन के आधार पर सबका जो ब्लड है वो अलग अलग होता है। ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है? भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिए उनके प्रयोग से जो रिजल्ट निकला, उन्होंने देखा कि मान लिया कोई भी एक व्यक्ति है, रैंडम कोई भी व्यक्ति, उसको उठाया, उसके ब्लड की उन्होंने अच्छे से जांच की, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके ब्लड के अंदर एक प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। उस एंटीजन को नाम क्या दे दिया इन्होंने? ए, ठीक है। एक कोई दूसरा व्यक्ति था जिसकी ब्लड की जांच की, आरबीसी की जांच की, तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति में जो ब्लड है उसकी आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? बी। यानी इन्होंने कुल 2 प्रकार के एंटीजन देखे, यानी एक व्यक्ति ऐसा जिसकी सतह पर ए प्रकार का एंटीजन है, दूसरे में बी प्रकार का एंटीजन है। लेकिन देखा कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसमें ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अचंबा इस बात का कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसमें ना ही तो ए प्रकार का एंटीजन था और ना ही बी प्रकार का एंटीजन था। इस प्रकार से कुल 4 रिजल्ट उन्होंने प्राप्त किए, यानी जो व्यक्ति है उसकी आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर उसने 4 भागों में बांटा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ब्लड में ए एंटीजन है, एक ऐसा जिसमें बी एंटीजन है, एक ऐसा जिसमें ए और बी दोनों है, और एक ऐसा था जिसमें ना ही तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। इस आधार पर उन्होंने क्या किया? ब्लड ग्रुप नाम दे दिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप नाम कैसे देगा? वो ये करता है कि अगर ए एंटीजन है तो उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया गया। अब ऐसे ही बी है तो उसको नाम क्या दिया? बी। अब ए और बी अगर दोनों है, यानी इस व्यक्ति में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या दे दिया? ए बी। लेकिन जो चौथा व्यक्ति है, यानी इसके पास तो 0 है, ना ही तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, इसको नाम क्या दे दिया? 0 नाम दे दिया। लेकिन अपन तो वो बोलते हैं, चलो ओ रख लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए ये याद रखो, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, 0 एंटीजन है, तो उसका नाम 0 यानी ओ दे दिया। कहने का मतलब ए बी और ओ 3 लेटर काम लिए, इसलिए इस ग्रुपिंग को बोलते हैं कौन सी ग्रुपिंग? एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है। और यही चलती है, सबसे ज्यादा यही काम में ली जाती है ब्लड की एबीओ ग्रुपिंग। इसमें कैसे बांटते हैं ब्लड को? एंटीजन के आधार पर, ठीक है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एबीओ ग्रुपिंग है वो किस आधार पर दी जाती है? एंटीजन के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड में जो एंटीजन पाया जाता है उस एंटीजन के आधार पर ब्लड की ग्रुपिंग दी जाती है। इस ग्रुपिंग को एबीओ ग्रुपिंग बोलते हैं। और क्या है ये ग्रुपिंग? ग्रुपिंग ये है कि अगर ए प्रकार का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए मानेंगे, बी प्रकार का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी मानेंगे। और अगर ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। और अगर बाय चांस आपका ब्लड ऐसा है जिसकी आरबीसी की सतह पर ना ही तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, तो इस प्रकार के ब्लड को क्या बोल देंगे? ओ ब्लड ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और देखी गई। आपने पढ़ लिया एंटीजन के बारे में, लेकिन अगर आपके ब्लड में एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी मिलेगा। एक बात बताइए आप मेरे को, ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है, क्या ये दोनों साथ रह सकते हैं? पिछली कक्षाओं से भी आपने देखा होगा, अदरवाइज आप जानते भी होंगे ये चीजें, कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं ना, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक प्रकार से ये मानिए दुश्मन होते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। यानी अगर आपके ब्लड में ए एंटीजन है तो आपके ब्लड में ए एंटीबॉडी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। ए एंटीबॉडी कभी नहीं मिलेगा, यानी तो दूसरा कोई एंटीबॉडी मिल सकता है। मान लिया वो एंटीबॉडी कौन सा है? बी, ठीक है। यानी ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए तो एंटीजन होगा और एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, कहने का मतलब अगर उसमें बी एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए होगा।
एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, ये ए एंटीबॉडी को आने देगा, बी एंटीबॉडी को आने देगा? नहीं, ना ही तो ए आ सकता है और ना ही बी आ सकता है। कहने का मतलब इस व्यक्ति के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। किसमें? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। कहने का मतलब अगर एंटीजन ए और बी दोनों आ गए तो एंटीबॉडी ना ही तो ए आएगा और ना ही बी आएगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप में बात करता हूं ओ की। ओ का मतलब क्या? जिसमें 0 एंटीजन है, यानी ना ही तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। तो कहने का मतलब इसमें क्या होंगे फिर? एंटीबॉडी होंगी। कौन कौन से होंगे? ए और बी दोनों। ध्यान रखना ए और बी को मैंने बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों में लिखा है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिखा है। हमेशा ऐसे रिप्रेजेंटेशन का अपना तरीका रहेगा। ए एंटीजन है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुपिंग इतनी आपको समझ में आई होगी। आगे जो मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, यानी ए है वो किसको ब्लड दे सकता है, बी किसको ब्लड दे सकता है वो यहां लिखेंगे, और किससे ब्लड ले सकता है वो यहां लिखेंगे। लेकिन अपन इस सारणी को रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, पहला तरीका अपन को क्या? ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? ए बी और ओ। किस आधार पर होते हैं? एंटीजन के आधार पर होते हैं। एंटीजन पर आधार पर होने का मतलब है अगर ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए। बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप कौन सा? बी। अगर ए और बी दोनों की दोनों एंटीजन तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए बी। और 0 एंटीजन यानी ना ही तो ए एंटीजन और ना ही बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ओ। इतनी चीज क्लियर हुई होगी उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे देखिए एंटीबॉडी बता दिया आपको। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, तो दूसरा कोई एंटीबॉडी होगा। अगर एंटीजन बी है तो कोई दूसरा एंटीबॉडी यानी ए होगा। दोनों के दोनों एंटीजन आ गए तो एंटीबॉडी के आने की जगह बचेगी क्या? नहीं बचेगी, क्योंकि ये दोनों दुश्मन है। दुश्मन के पास रहने कौन आएगा? पता है दोनों में से किसी एक को जाना होगा। अब यहां देखिए जब कोई सुरक्षा करने के लिए नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? साधारण सी बात है, एंटीबॉडी आ सकते हैं। कौन से आ सकते हैं? जब ए नहीं है तो ए एंटीजन आ गया, ए एंटीबॉडी आ गया, और जब बी एंटीजन नहीं है तो बी एंटीबॉडी आ गया। यानी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों के दोनों एंटीबॉडी आ जाते हैं। अब देखिए इस चीज को समझते हैं। ठीक है, एक हल्का सा मैं चित्र बनाता हूं, इस आधार पर समझेंगे अपन। सबसे पहले ओ, उसके बाद ए और बी। ए और बी को बराबर रख देता हूं, और तीसरा क्या है आपका? ए बी। एक प्रकार से ये मानिए आप एक बिल्डिंग मानिए इसको। ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, या अगर ग्राउंड से चलते हो 1 2 3 3 मंजिला आप इसको बिल्डिंग मान लीजिए। ठीक है, इस चित्र से समझा देंगे, इतने से आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। सबसे ऊपर कौन? ओ। और जो सबसे ऊपर है वो अपने नीचे वालों को दे सकता है, चाहे वो सोसाइटी में मान लो, अगर आप आस्तिक हो तो भगवान के नजरिए से मान लो। सबको कौन देता है भाई? ऊपर वाला देता है। आ रही बात समझे? ऊपर वाला सबको दे सकता है। या अगर मैं समाज की बात करूं, अगर आप इकोनॉमिक्स में ज्यादा विश्वास करते हैं, ये मान लीजिए जो अपर सेक्शन का जो है, जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है? अपने जो नीचे वालों को है वो उनको सहायता कर सकता है। लेकिन ये नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जाएंगे। या अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, ग्रेविटी से मान लीजिए, ग्रेविटी है, कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर ही गिरेगी, नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगी। ठीक है, इस आधार पर समझते हैं अपन। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबसे ऊपर बैठा है। ठीक है, ओ वाला नीचे दे सकता है क्या ब्लड? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। ग्रेविटी से समझ लो, किसी भी आधार पर आप समझ लीजिए। ओ वाला है, इसको भी दे सकता है ब्लड, इसको भी दे सकता है, और सबसे नीचे तो भेज ही देगा। अरे बस में अगर आप एक बिल्डिंग पे समझ रहे हैं तीनों को, तो जो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे खड़ा है वो नीचे वाले को ब्लड दे सकता है क्या? हाँ, बाल्टी भरेगा और नीचे की तरफ डाल देगा। ठीक है, सबको मिल जाएगा, दूसरी मंजिल वालों को भी मिल जाएगा, और जो सबसे नीचे हैं उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए वाला है, ये नीचे भेज सकता है क्या? हाँ, भेज सकता है। बी वाला नीचे भेज सकता है? भेज सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिएगा आप, ए बी वाला है, ओ वाले को भेज देगा क्या? जो सबसे नीचे है वो ऊपर जो 3rd फ्लोर वाले को है वो भेज देगा क्या? नहीं भेजेगा भाई, मोटर चाहिएगी। ठीक है, मोटर वगैरह इतनी परेशानी कौन उठाए? आप ये समझिए सीधा ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा? ब्लड का फ्लो होगा। यानी जो ओ है वो अपने से नीचे वालों, यानी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। कहने का मतलब सबको प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, अब इसी चित्र के माध्यम से मैं आपको क्या करता हूं, कौन किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम का अपने चैनल के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिले, उसके अंदर आपको जितना पढ़ाया जाता है उसकी पूरी की पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहे, आराम से समझते रहे चीजों को। चित्र क्या बनाया मैंने? ओ, ए, बी और ए बी, इतना ही तो ध्यान रखना है। सबसे ऊपर ओ, ए बी और ए बी, इस तरह से करके लिखना है आपको। डोनेट, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है
वो किस किस को खून दे सकता है। अब आप कहोगे सर नीचे वालों को दे सकता है, अपने ऊपर वाले को तो कोई नहीं दे सकता। यानी ए है वो सबसे पहले तो एक बात बताइए, खुद को तो देगा क्या। यानी मेरा ब्लड ग्रुप ए है और किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप ए है, हम दोनों के बीच में ब्लड का आदान प्रदान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ए खुद को तो देगा ही देगा, उसके अलावा किसको देगा। बराबर वाले को देता है क्या, नहीं, बराबर वाले की सारे टांगे खींचते हैं, ठीक है, ऊपर ना जा पाए। यही होता है कंपटीशन में, बराबर वाले की कोई हेल्प करेगा क्या, नहीं करेगा। अपने से नीचे वाले की हेल्प कर सकता है ताकि वो उसको अपना एहसान दिखाता रहे। ये चीजें होती है प्रैक्टिकल में भी और रियल में भी, ठीक है। अब देखिए ए है, किसको ब्लड दे सकता है, खुद को तो देगा ही देगा, उसके अलावा किसको देगा, ए बी को ब्लड देगा, कोई दिक्कत नहीं। बात करता हूं मैं बी की, बी किसको ब्लड देगा भाई, खुद को तो देगा ही देगा, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप है सेम, अपनी कम्युनिटी को तो देगा ही देगा। जैसे कास्ट वाला सिस्टम ज्यादा चलता है ना, उस आधार पे समझ लीजिए। बी है, खुद को तो देगा ही देगा, उसके अलावा किसको ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी का लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए ए बी सबसे नीचे है बेचारा, खुद को तो देगा ही देगा, चलो खुद को यहां लिख दिया ए बी। लेकिन इसके अलावा, खुद के अलावा किसी को ब्लड दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। खुद का गुजारा चल रहा है, बस बहुत है, ठीक है। ऊपर ये नहीं एसेस कर सकता, किसी तक इसकी पहुंच नहीं है, यानी ये खुद तक सीमित रह जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओ की, ओ खुद को तो देगा ही देगा, ओ खुद को तो ब्लड देगा ही देगा। उसके अलावा ओ किस किस को ब्लड दे सकता है, आप बोलोगे सर ओ तो सबसे ऊपर बैठा है, सबको दे सकता है। ए तक पहुंचा सकता है क्या, जी बिल्कुल पहुंचा सकता है। बी तक, जी बिल्कुल। ए बी तक, बिल्कुल। यानी ओ है वो किसको ब्लड देगा भाई, ओ को देगा, ए को भी, बी को भी और ए बी को। ये बात समझ में आई कि आपको, मैं बात कर रहा हूं ब्लड देने की। यानी मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मैं किसको दे सकता हूं, ए को और ए बी को। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो किसको, बी को और ए बी को। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं सिर्फ ए बी वाले को ब्लड दे सकता हूं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं ओ को भी, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी, सबको ब्लड दे सकता हूं, ठीक है। एक चीज देखिए आप, ओ है वो सबको ब्लड दे रहा है ना, और जो सबको ब्लड दे सकता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता। याद रहेगा आपको, ठीक है। जो सबको दे सकता है अपना ब्लड उसको बोलते हैं सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, ठीक। अब देखिए इसी चित्र के आधार पर मैं बात करता हूं एक्सेप्ट की, यानी किससे ब्लड ले सकता है। बात किसकी पूछ रहे हैं अपने से, ए की पूछ रहे हैं। ए किससे ब्लड ले सकता है, ए खुद से तो लेगा ना, सही बात है। ए जब खुद को दे सकता है तो खुद से ले भी सकता है, खुद से तो लेगा। उसके अलावा ए किससे ब्लड ले रहा है भाई, आप देख रहे हो बी तो बराबर वाला है, नहीं देगा। यानी किससे ले सकता है, ओ से। इन चीजों में फर्क है, देखो ए दे किसको सकता है, ए को भी ब्लड दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन जब खुद को जरूरत पड़ेगी तो ए बी से नहीं ले सकता, किससे ले सकता है, या तो ए से लेगा या फिर ओ से लेगा। इस आधार पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ठीक है। इस चित्र को बस इतने को ध्यान रखना है, सबसे ऊपर कौन, ओ, उसके बाद ए बी और ए बी, ठीक है। बहुत छोटा सा चित्र है, आसानी से याद रह जाएगा अगर आप एग्जाम करने की, क्लियर करने की इच्छा अपने मन में रखते हैं तो। बात करता हूं मैं बी की, बी किससे भी खून ले सकता है, खुद से तो लेगा ही लेगा, जी लिख दिया खुद से लेगा तो। उसके अलावा बी से ऊपर कौन है, ओ, यानी अपने ऊपर वाले से। अब मैं बात करता हूं किसकी, ए बी की। ए बी क्या करेगा, खुद ए बी से तो लेगा ही लेगा, चलो सर ए बी से तो ले लिया। उसके बाद देखो ए बी किससे ब्लड ले सकता है, इससे ऊपर तो सभी है, यानी ये तो सबसे नीचे दर्जे का, सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे हेल्प ले सकता है, इसको कोई शर्म नहीं आएगी किसी से हेल्प मांगने में। यानी ए बी और ओ। एक चीज नोट किया होगी आपने, ए बी है वो खुद से भी ले रहा है, ए बी और ओ चारों से ब्लड ले सकता है। यानी ये सबसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही, सर्वग्राही, ठीक है। जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना एक बार पॉजिटिव नेगेटिव का, वो इसके बाद आएगा, ठीक है। कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, वो पॉजिटिव सबसे सबको खून दे सकता है या वो पॉजिटिव दे सकता है या नेगेटिव दे सकता है, वो चीजें इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा इसको समझते जाइए आप। उसके बाद देखिए ओ की अगर मैं बात करूं, ओ किस से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है भाई, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है तो खुद से तो लेगा ही लेगा। उसके अलावा किसी और से हेल्प ले सकता है क्या, ऐसा देखा है क्या, जो सबसे अपर क्लास का व्यक्ति है वो किसी और से हेल्प मांग ले, या जो गॉड है वो किसी से हेल्प मांग ले, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, ओ सिर्फ किसे एक्सेप्ट करेगा, ओ से। यह आपकी टेबल कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं सबको साथ साथ में याद हो गई होगी, बस हल्की सी बात आपको ध्यान में रखनी है जो चित्र वाली। इसके अलावा ये जो टेबल है ना, ये बनाने का तरीका ये सिर्फ चित्र नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर भी बना सकते हो। लेकिन एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता है अपने पास कि एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर बना सके, या फिर ये चीजें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं थोड़ी। क्यों, देखो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और जीरो एंटीजन, यानी
यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप O, और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा, B, A, यहाँ पर A और B दोनों एंटीजन आ गए, कोई भी एंटीबॉडी नहीं, और यहाँ पर A और B दोनों के दोनों क्या है, एंटीबॉडी है। आप किसी का भी ब्लड किसी को दे सकते हैं, लेकिन इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे कि एक प्रकार के एंटीजन और एक प्रकार के एंटीबॉडी नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, एक प्रकार के एंटीजन और एक प्रकार के एंटीबॉडी नहीं मिलने चाहिए। इस आधार पर आप चारों को चेक कर लीजिए, कौन कौन सा यहाँ लिख सकते हैं, कौन कौन सा यहाँ लिख सकते हैं, उस आधार पर भी आप टेबल बना सकते हैं। लेकिन आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ हल्का सा वो चित्र ध्यान रखना है, O, A, B और AB, इतने से अपना काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है इस टेबल में, ये आप जरूर रखोगे कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान रखोगे एंटीजन, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी में से अगर आप कोई एक चीज ध्यान में रखते हो दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि सेम नहीं करना है। उसके अलावा जो अगर ए आ गया तो बी लिख दो, बी आ गया तो ए लिख दो, दोनों आ गए तो कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं है तो दोनों के दोनों आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप क्या ध्यान रखेंगे, एंटीजन ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो ब्लड ग्रुपिंग दी गई है ना, वो एंटीबॉडी के आधार पर नहीं दी गई, बल्कि किस आधार पर दी गई है, एंटीजन के आधार पर दी गई है। ये ब्लड ग्रुप बताया किसने था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, 1902 के अंदर बताया था। और इस प्रकार का जो अपन ने ब्लड ग्रुप लिखा है, इस ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, ए बी और ओ, एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो इसके आगे की बातें शुरू करते हैं। अब देखो ब्लड ग्रुप तो आपने समझ लिया कि सर ए ग्रुप ये होता है, बी ये होता है, ए बी ये होता है, ओ ये होता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। लेकिन क्या अगर इतनी जानकारी है तो काम चल जाएगा, इतनी जानकारी है तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर इसका ब्लड ग्रुप O है, इसका भी O है, A है, B है, आप ये तो बता सकते हो कि जो O है वो इस A को भी ब्लड दे सकता है, B को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी के आधार पर अगर आप ब्लड का क्या कर दोगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण कर दोगे, इसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन, अध्यान बोलते हैं, ठीक है, रक्त का रक्ताध्यान, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। अगर O से A में और B में अगर आप भेज दोगे तो क्या है, ये जिम्मेवारी होगी कि A बीमार था, इसको खून की जरूरत थी, और ये O से ब्लड लेके जीवित हो जाएगा, हो सकता है इसकी डेथ हो जाए, ठीक है। इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, इसके लिए आपको एक ब्लड की दूसरी चीज जो आपको लेके आनी पड़ेगी, जिसके ऊपर काम किया था कार्ल लैंडस्टीनर और इनके एक सहयोगी और आ गए थे, कौन, विनर, ठीक है। समझिए इस चीज को, देखिए कार्ल लैंडस्टीनर और इनके ही एक सहयोगी थे, कौन, विनर। एबीओ ग्रुपिंग इन्होंने दे दी, ठीक है, एबीओ ग्रुपिंग के बारे में इन्होंने बता दिया, लेकिन फिर भी जो चीजें थी वो सही से नहीं हो रही थी, ठीक है। इन्होंने देखा कि कई बार ऐसा हो रहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, ठीक होने के बजाय उल्टा क्या हो रहा है, ज्यादा बीमार पड़ रहा है, उसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ज्यादा बाधाएं आ रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, ब्लड के ऊपर अपनी रिसर्च जारी, ठीक है। और इन्होंने क्या करते हैं कि एक रिसर्च प्रजाति का बंदर था, रिसर्च मंकी, ठीक है, रिसर्च प्रजाति का एक बंदर था। इस बंदर के जो ब्लड है उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि ये जो बंदर है ना, इस बंदर के अंदर इन्हें एक विशेष प्रकार का क्या मिलता है, एंटीजन मिलता है। क्या मिलता है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन मिलता है। इस एंटीजन को इन्होंने क्या किया, इस बंदर के नाम पे नाम क्या दे दिया, आरएच फैक्टर। क्या नाम देते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच ये रिसर्च वाला आरएच ही पहले से लिया, ठीक है, रिसर्च प्रजाति का बंदर था, इसके अंदर एक विशेष एंटीजन मिला, इस एंटीजन का नाम इन्होंने क्या दे दिया, आरएच फैक्टर दे दिया। अब यहां से नई कहानी शुरू होती है, देखिए अपनी जो अपने काम की है। इस आरएच फैक्टर के इन्होंने बंदर में तो खोज कर ली, लेकिन इन्होंने देखा कि जो व्यक्ति हैं उनका ब्लड का अपन ने सैंपल ले रखा है ना, उनमें भी लगभग अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो 100 लोगों का मान लो सैंपल था। 100 में से इन्होंने ये देखा कि 85 लोग ऐसे हैं, 85% लोग हैं वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जिनमें ये जो बंदर में एंटीजन मिला ना, कौन सा एंटीजन, आरएच फैक्टर वाला, ये जो एंटीजन मिला ना, ये इन 85 लोगों में भी है। समझ रहे हो आप बात है, जो बंदर में एंटीजन था, या मैं कहूं बंदर वाला जो आरएच एंटीजन है वो 85% लोगों में भी मिलता है, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो। इस बात से इन्होंने क्या किया कि जो व्यक्तियों का ब्लड है वो भी आरएच फैक्टर के आधार पर डिसाइड होना चाहिए। कहने का मतलब 85 लोग ऐसे थे जिनमें आरएच फैक्टर क्या हुआ, आरएच फैक्टर पाया गया, उनको क्या बोल दिया, आरएच पॉजिटिव। 15 तो बच गए, 15% ऐसे लोग भी थे जिनमें ये बंदर वाला एंटीजन नहीं मिला, इनका आरएच क्या बोल दिया, नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, इसी आधार पर अपना जो ब्लड ग्रुप है आप देख रहे थे, जो अब तक अपन ने पढ़ा कितने प्रकार का था, ए बी, ए बी
और ओ। मात्र 4 प्रकार का ब्लड था अपने पास, ए बी और ओ। लेकिन ये जो आरएच वाला चक्कर है, आरएच प्रकार के एंटीजन की खोज हुई रिसर्च प्रजाति के बंदर में, और देख लिया कि इंसानों में भी मिलता है, सिर्फ बंदर में नहीं। और कितनों में? लगभग 85% में। यानी इतने से काम नहीं चलेगा। ब्लड को फिर क्या कर दिया, मान लिया ये वो लोग हैं जिनमें ये बंदर वाला एंटीजन तो मिल रहा है, खुद का तो जो एबीओ ग्रुपिंग वाला था वो तो है ही है, इसके साथ में वो एंटीजन भी प्रेजेंट है जो बंदर में था, तो इनके ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो दूसरा जो बच गया जिनमें नहीं है उनको क्या बोल देंगे? नेगेटिव। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप अपने पास कितने प्रकार का हो गया? 8 प्रकार का हो गया, ठीक है। और जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है, तो अपन को कौन सी ग्रुपिंग चेक करनी होती है सर? पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे या सिर्फ अपन एबीओ ग्रुपिंग चेक करेंगे? इतनी देर आप पढ़ चुके हो, एबीओ ग्रुपिंग में तो चेक करना जरूरी होता है। अभी अपन ने देखा है कि ए है वो सबसे ब्लड नहीं ले सकता, सबको ब्लड नहीं दे सकता, ओ है सिर्फ वो सबको ब्लड दे सकता है, ए बी है वो सबसे ब्लड ले सकता है। अब क्या करेंगे, इन चीजों के साथ दूसरी चीज भी अपन ऐड करेंगे, वो चीज होगी आपका क्या? आरएच फैक्टर। आ रही है बातें समझ में? यानी दोनों ग्रुपिंग को साथ मिलाएंगे अपन। एक तो कौन सी ग्रुपिंग आपकी? एबीओ ग्रुपिंग। यानी एबीओ ग्रुपिंग को तो चेक करेंगे ही करेंगे सबसे पहले, उसके बाद दूसरी चीज जो चेक करेंगे ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाने से पहले, वो होगी आपकी क्या? आरएच फैक्टर। यानी इस आरएच के आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव में भी अपन को देखना पड़ेगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और किसको ब्लड नहीं दे सकता। इन चीजों को चलिए समझते हैं अपन, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साइंस की पहले भी 2 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो इसके बाद में देख लेना, क्योंकि आज वाली क्लास है वो अपने आप में थोड़ा अलग कंटेंट है इसका। हालांकि क्लासें वही ब्लड के अंदर है, क्योंकि इस प्रकार से लेके चल रहे हैं कि आपका ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन न छूटे। जो टॉपिक हो गया ये समझो हो गया, बार बार नहीं पढ़ना, एक बार पढ़िए, फिर चाहे आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दें, राजस्थान पटवारी का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दें, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दें, चाहे राजस्थान एसआई का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस से उस टॉपिक से आपका कोई सवाल नहीं करना पड़े। बाकी हिस्ट्री की क्लासें भी आज सुबह से ही शुरू हुई है। पहली क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की आज शुरू हो गई, क्लास आ गई थी सुबह, तो आगे की क्लासें भी ऐसी रेगुलर आती रहेंगी, चैनल पे जुड़े रहिए, ठीक है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ आरएच फैक्टर के आधार पर। एक मान लिया मैंने कोई व्यक्ति है जिसका आरएच क्या है? पॉजिटिव है, और दूसरे का आरएच क्या है? नेगेटिव है। इतनी तो कॉमन सेंस है, सब समझ सकते हैं कि मेरा भी पॉजिटिव है, किसी और का भी पॉजिटिव है, हम दोनों ब्लड को एक दूसरे को कितनी बार ब्लड दें, कितनी बार ब्लड लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सी बात है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ए वाले को ए वाले से कितनी बार ब्लड आदान प्रदान करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पॉजिटिव वाले को दे, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत किस में है? पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव वाले को दे या नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे, तब कौन से में प्रॉब्लम आएगी और कौन से में नहीं आएगी, इस चीजों को देखते हैं अपन। एक चीज देखिए आप, आरएच नेगेटिव है, नेगेटिव होने का क्या मतलब है? नेगेटिव होने का मतलब है सर एंटीजन नहीं है, बंदर वाला एंटीजन है नहीं है। एक बात बताओ, इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, और एंटीजन अगर होता तो दिक्कत करता, एंटीजन नहीं है तो ये किसी के शरीर में जाएगा, कोई दिक्कत करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव वाला इसके शरीर में आ रहा है, यानी आरएच नेगेटिव ब्लड, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति वाले ब्लड, आरएच पॉजिटिव ब्लड वाले व्यक्ति को अगर दिया जा रहा है आरएच नेगेटिव वाला ब्लड, कोई दिक्कत करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। और जब एंटीजन नहीं है तो कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनेगा, या मैं ये कह सकता हूं कि अपने शरीर में जब तक कोई एंटीजन नहीं डाला जाएगा तब तक वो अपने लिए हानिकारक नहीं होगा। यानी आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन पे देखिए, ये एकदम सही है, आप करवा सकते हो, कितनी बार करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है, एक व्यक्ति जिसका आरएच क्या है? पॉजिटिव है, वो आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड दे रहा है। एक बात बताइए आप, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इसमें कोई एंटीजन है, और ऐसा एंटीजन इस व्यक्ति में है क्या? नहीं है, ऐसा एंटीजन इस व्यक्ति में तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई एंटीजन था, यानी इससे ब्लड लेकर अगर आप इसको ब्लड दे रहे हो, कहने का मतलब आरएच पॉजिटिव वाले से ब्लड लेकर आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड दे रहे हो। एक चीज देखिएगा आप, नया एंटीजन इसके शरीर में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि इसमें तो एंटीजन नहीं था, और यहां से एंटीजन लेके आप इसके शरीर में डाल रहे हो, यानी इसके शरीर में क्या हुआ? नया एंटीजन आया। और जब नया एंटीजन आएगा तो इसका शरीर इस एंटीजन से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्या? अपने शरीर में कोई नई बीमारी आती है, अपना शरीर अपना पूरा ताकत लगाता है उससे बढ़ने के लिए, यानी ये क्या करेगा? नए एंटीजन का निर्माण करेगा। ये व्यक्ति नए
सॉरी नया एंटीजन आया तो क्या करेगा, नए एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। और ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, लड़ेंगे। इससे क्या होगा, ब्लड खराब होगा। आगे प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको क्या दिक्कत होती है, इससे किस वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है और इस व्यक्ति को क्या होगा, काफी नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है यहाँ तक भी हो सकता है कि इस व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। ठीक। अब एक सिचुएशन और देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है या फिर ओ नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं, एबीओ ग्रुपिंग पे एक बार नहीं जा रहा हूं। ठीक है। कोई व्यक्ति है, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है। मान लीजिए इसका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है इसके साथ कोई, और ये कोई रिमोट एरिया में, ऐसे एरिया में जहां मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है। इसका काफी खून बह गया। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अगर इसको खून नहीं दिया गया, अगर इसको खून नहीं दिया गया तो ये चीज श्योर है कि इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। हम इसको नहीं बचा पाएंगे। आ रही बात समझे। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और अगर खून इसको नहीं दिया गया तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये चीज श्योर है। एक व्यक्ति एबीओ ग्रुपिंग इसकी सेट हो रही है, लेकिन दिक्कत आ रही है सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की। इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है। सिर्फ यही बंदा अवेलेबल है जो ब्लड इसको देने की सिचुएशन में है, यानी ये व्यक्ति ऐसा है, इसको ब्लड दे सकता है। अब देखिए, अगर ब्लड नहीं दिया गया तो इसकी डेथ क्या है, निश्चित है। और अगर ब्लड दे दिया तो भी आप जानते हो कि इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, यानी इसके लिए क्या होगा, नया एंटीजन इसके शरीर में प्रवेश करेगा, एंटीबॉडी बनेंगे, फिर कोई प्रोसेस होगी, ये इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर क्या करेंगे इस कंडीशन में, ज्यादा खून नहीं देंगे, लगभग 1 आधी यूनिट इसको खून दिया जा सकता है। ठीक। इन चीजों को समझिए। ठीक। दिया जा सकता है, लेकिन एक सिचुएशन होनी चाहिए, डॉक्टर ये चीज का कंफर्मेशन करेगा कि इससे पहले इस व्यक्ति ने आरएच पॉजिटिव वाले से खून नहीं लिया है। नहीं लिया है कहने का मतलब आप क्या बोलोगे, सर नहीं लिया, लेने से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखो, इसका पॉजिटिव है, अगर इसने एक बार भी पॉजिटिव वाले से खून नहीं लिया, यानी इसके शरीर में आज तक एक बार भी वो एंटीजन आया क्या, जी नहीं आया। जब खून ही नहीं लिया तो इसके शरीर में आज तक वो एंटीजन नहीं आया। इसके शरीर में आज तक वो एंटीजन नहीं आया तो इसके शरीर में उस एंटीजन से लड़ने वाला एंटीबॉडी आज तक बना क्या, सर जब दुश्मनी नहीं आएगा तो फौज कौन रखेगा, नहीं बना सर, एंटीबॉडी नहीं बना। तो अब देखिए, इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, इससे ब्लड दे दिया, एंटीजन आएगा तो पहले तो ये एंटीबॉडी तैयार करेगा, फिर एंटीजन और एंटीबॉडी लड़ेंगे। कहने का मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या मैं कह सकता हूं कि एक बार में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को विषम परिस्थितियों में, यह चीज अंडरलाइन है, अगर क्रिटिकल सिचुएशन हो तो ही एक बार क्या है, ब्लड दे सकता है। कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, एक बार और कम मात्रा में। ठीक है। इसमें क्या लगी हुई है, कोई लिमिट लगी हुई है, सीमाएं लगी है। ऐसे नहीं है कि आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को ब्लड दे देगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अगर करना होता है ना, तो ये लिमिट वाला ये चीजें ज्यादातर नहीं पूछते हैं। ठीक है। सीधा ये पूछा जाता है, क्या आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसके उदाहरण है कई। ठीक है। आप चीजें देखोगे कि आप बोलोगे हाँ सर, एक बार ट्रांसफ्यूजन हो तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है। एक बार और कम मात्रा में ब्लड दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हुई होगी आपको कि आरएच नेगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, कितनी बार दे सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है इसमें। ठीक है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को कितनी बार ब्लड दे सकता है, लेकिन अगर ब्लड कैसा है, पॉजिटिव है और नेगेटिव वाले को देना चाहते हो तो सिर्फ एक बार ब्लड दिया जा सकता है, और वो भी कब, विषम परिस्थितियों में। नॉर्मली ऐसा डॉक्टर नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा कर दिया जाता है तो क्या होगा, वही होगा, नया एंटीजन है, इसमें एक एंटीजन है जो इसके शरीर में प्रवेश करेगा, ये क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। आपको पता है एंटीजन कहां होता है, सर आरबीसी की सतह पर होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स कार्पल्स होती हैं, उनकी सतह पर एंटीजन पाया जाता है। अब क्या करेगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में टकराएंगे क्या होगा, या तो रुधिर जम जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रुधिर समूहन। क्या बोलते हैं, रुधिर समूहन की प्रक्रिया होगी, एगल्टिनेशन की प्रक्रिया होगी, रुधिर समूहन या ब्लड एगल्टिनेशन की प्रोसेस होगी। इसमें क्या होगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, इससे जो कोशिकाएं वगैरह है वो फट जाएंगी, और आरबीसी जब फटेगी तो इससे जो हीमोग्लोबिन है वो भी बाहर निकलेगा, जो कि जहरीला होगा। और क्या होता है, बिलीरुबिन का भी निर्माण हो जाता है। किसका, बिलीरुबिन।
अगर बिलीरुबिन की भी लेवल अगर अपने बॉडी में एक निश्चित लेवल से बढ़ जाता है तो ये भी क्या होगा, किडनी वगैरह को फेल कर देगा और व्यक्ति की डेथ का क्या हो जाएगा, कारण बन जाएगा। इसके आगे की चीजें देखिए आप, ठीक है। आरएच पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रांसफ्यूजन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं बताता हूँ, जैसे नेचुरल चीजें जिनके ऊपर डॉक्टर्स का कंट्रोल नहीं है, या ऐसा अगर हो, जैसे मान लिया तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक बीमारी का रक्ताणुपोरकता जिसको बोलते हैं रुधिर रक्ताणुपोरकता, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, जैसे माता जो होती है, माता का मतलब माँ, ठीक, जो प्रेग्नेंट औरत है, उसका आरएच क्या है, नेगेटिव है। माँ का आरएच कैसा है, नेगेटिव। और संयोगवश ऐसा होता है कि उसके अंदर जो बेबी है, उसका जो बच्चा है, उसका आरएच कैसा है, पॉजिटिव है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फर्स्ट प्रेगनेंसी की, ठीक है। प्रथम गर्भावस्था के दौरान अगर माँ क्या है, आरएच नेगेटिव, माँ तो आरएच नेगेटिव रहेगी, दूसरी हो चाहे तीसरी, उसके बाद भी अगर माँ आरएच नेगेटिव है और उसका बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, ब्लड ग्रुप एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब क्या होता है, जब डिलीवरी होगी, प्रसव की जो प्रक्रिया होगी, उस दौरान माँ और बच्चे का कुछ मात्रा में खून मिल जाएगा, ठीक है। खून मिलेगा तो होगा क्या, जो माँ के शरीर में आरएच नेगेटिव था, कहने का मतलब इसमें जो माता में एंटीजन नहीं था, अब माता में क्या आया, एक प्रकार का नया एंटीजन आया। अरे बात सुन, अब जो एंटीजन आया तो माँ का शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा इससे लड़ने के लिए। आ रही बात सुन, पहली बार कम मात्रा में आया तो सिर्फ क्या कर लेगा, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा, इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। लेकिन एक बार अपने में बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी के प्रति अपना शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी को तैयार करता है। ऐसी कई बीमारियां होती है, आपने देखी भी होंगी, फील भी करी होंगी, सबके लाइफ में आती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, एक बार वो बीमारी होती है लेकिन उसके बाद अपने आप शरीर में क्या आ जाती है, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। यानी माता के शरीर में अब क्या हो गया, एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है। किस एंटीबॉडी का, उस एंटीबॉडी का जो आरएच पॉजिटिव यानी आरएच प्रकार का अगर एंटीजन आएगा तो उससे लड़ने में क्या है, सक्षम है। ये बात है कौन सी, प्रथम गर्भावस्था की। क्या था, माँ आरएच नेगेटिव थी, उसका बच्चा आरएच क्या था, पॉजिटिव था। प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान क्या हुआ, इन दोनों का ब्लड मिला, माँ के शरीर में एंटीजन गया, माँ ने लड़ने के लिए क्या किया, अपने शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया। यानी अगर इस बार आरएच पॉजिटिव आता है तो माता उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी की, ठीक है, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी। अब क्या होगा, दूसरी गर्भावस्था के दौरान क्या होगा, माता तो आरएच नेगेटिव थी, आरएच नेगेटिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर संयोगवश इस बार भी बच्चा कैसा है, आरएच पॉजिटिव है, बच्चा कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। माँ के शरीर में आरएच पॉजिटिव को रोकने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है या नहीं हो चुका है, एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है, हाँ सर हो चुका है। बच्चा आरएच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बच्चे में क्या है, एंटीजन है। अब एक बात बताइए, इससे नुकसान माँ को होगा या बच्चे को होगा, इस चीज को समझिए आप। माँ को बच्चे से पोषण मिलता है या बच्चे को माँ से पोषण मिलता है, अच्छे से जानते हो आप। जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, फर्टाइल स्टेट में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को पोषण कहां से मिलता है, माँ से मिलता है। अब देखिए, माँ पोषण दे रही है बच्चे को, और बच्चे का खून में क्या है, एंटीजन है, और माँ क्या दे रही है, इसको एंटीबॉडी दे रही है। यानी जब जो पालन करता है, जो सृष्टि में लाने वाला है, वो ही प्राकृतिक स्थितियों से उसका विरोधी हो रहा है। आरी बात में एंटीजन और एंटीबॉडी जब मिक्स होंगे, आपको पता है पक्का इसको नुकसान होने वाला है, एंटीजन को नुकसान होने वाला है। कहने का मतलब जो पालनहार है वही जब सहारकर्ता बनेगा, क्या इस बच्चे का जन्म लेना संभव होगा क्या, आरी बात में, क्या ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर बच्चा जन्म भी लेता है तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कमजोर होगा, या हेपेटाइटिस से क्या होगा, ग्रसित होगा, ठीक है। कौन सा बच्चा प्रभावित हुआ इसमें, दूसरा बच्चा। आरी बात में ध्यान रखना, इस बीमारी को काफी इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास में लगती है, ठीक है, सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना है। काफी बार इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बीमारी को बोलते क्या है, रक्ताणुकोरकता। क्या, रक्ताणु कोरकता। किस चीज का एग्जाम्पल है ये, जो ब्लड है उसकी मिसमैचिंग होने का, या जो ब्लड ग्रुपिंग है उसका जो मिसमैच होता है, उसका एग्जाम्पल है क्या, रक्ताणुकोरकता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, दूसरा बच्चा प्रभावित होता है, पहले बच्चे पे कोई असर नहीं होता। ये कब ये स्थिति देखने को मिलती है, जब माता आरएच क्या हो, नेगेटिव हो, प्रथम बच्चा आरएच पॉजिटिव और दूसरा भी अगर आरएच पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जो ब्लड इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसके कारण क्या होगा, माता के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा, और जो क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे। यानी दूसरे बच्चे की गर्भावस्था के दौरान ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगर जन्म लेता है तो अत्यंत कमजोर व हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा। इस बीमारी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस। अब देखिए, ये तो थी बीमारी, क्या इसका कोई उपचार होता है,
बिल्कुल होता है, ठीक है। आजकल डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होती है, वो चेक कर लेते हैं ब्लड ग्रुप कैसा है। अगर पहली सिचुएशन में ऐसा है, यानी जो माँ कैसी है, RH नेगेटिव है, और उसका पहला बच्चा अगर RH पॉजिटिव होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो पहला बेबी है यानी डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर उसी टाइम वहां क्या करते हैं, माता को anti-RH का इंजेक्शन देते हैं। किसका इंजेक्शन देते हैं? anti-RH, या इनको बोलते हैं IgG एंटीबॉडी, IgG प्रतिरक्षियों का टीका माता को लगा दिया जाता है, ठीक है। IgG प्रतिरक्षी या anti-RH बोलते हैं, इसका इंजेक्शन माता को दे दिया जाता है। इससे क्या होगा, माता के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा तो माता को उससे बच्चे को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इन प्रतिरक्षियों को रोहगम प्रतिरक्षी भी बोलते हैं, ठीक है, रोहगम प्रतिरक्षी। ध्यान रखना, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये बीमारी होती क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस होता क्या है, कौन सा बच्चा इसमें प्रभावित होता है, पहला या दूसरा, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका इलाज पूछा जाए तो IgG प्रतिरक्षियां या anti-RH या बोल देते हैं रोगम प्रतिरक्षी का इंजेक्शन माता को लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, दूसरे प्रसव के दौरान या प्रथम? तो आप ध्यान रखोगे प्रथम के दौरान, क्योंकि जो माता के अंदर एंटीबॉडीज का जो निर्माण हुआ है वो दूसरे प्रसव के दौरान नहीं होता है। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में क्या होता है, माता में एंटीबॉडीज का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें बची है इसमें, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो उनसे होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। इस आधार की चीजें हैं वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। चैनल से लगातार जुड़े रहिए, पूरी प्ले लिस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। साइंस की अब तक 3 क्लासें हुई है, तीनों क्लासों को देख लीजिए, ठीक है। आगे कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे अच्छे से, आपको मिनट में बता सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है तो। उसके अलावा हिस्ट्री की क्लासें शुरू हो चुकी हैं, सारी क्लासें रेगुलर लेते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप विश्वास बनाए रखिए, हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हम पर कीजिए। पूरा सिलेबस होगा आपका। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम है चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए आपको जो इनफ स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम चैनल विलेज टॉपर्स को आप सर्च कर सकते हैं। ये जो मैंने क्लास पढ़ाई है, इस क्लास के जो नोट्स हैं या जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स हैं, वो सारे नोट्स आपको इस विलेज टॉपर्स ग्रुप के ऊपर चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल है ये आपको, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आप टेलीग्राम यूज करते हो सभी, उस टेलीग्राम पे विलेज टॉपर सर्च करना, आपको ये चैनल मिल जाएगा। अभी तक लगभग आज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 80-90 जो सब्सक्राइबर हैं वो जुड़े हुए हैं चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल अभी बढ़ाया अभी ने, ठीक, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हो, आप PDF वगैरह पूछ सकते हैं। धन्यवाद।